नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के मोदी सरकार को जवाब की, मल्लिकार्जुन खड़गे के गंभीर आरोपों की, जानेंगे कोरोना को लेकर सरकार ने जारी की क्या एडवाइजरी, पीयूष गोयल को संसद में क्यों जताना पड़ा खेद, बात करेंगे जेपी नड्डा के हाथ से जाती कुर्सी की, दलित की पिटाई पर घिरी मोदी सरकार की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी भारत चीन कमांडर स्तर की बैठक की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित, विधानसभा अध्यक्ष पर की थी विवादित टिप्पणी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एक्ट्रेस जैकलीन को दिया झटका। कोर्ट ने कहा, पहले आरोप तय हो जाने दीजिए। जैकलीन फर्नांडिस ने विदेश जाने वाली याचिका वापस ली। ढाका टेस्ट के पहले दिन ही मजबूत स्थिति में पहुंचा भारत। पहली पारी में बांग्लादेश को 227 रन पर किया आउट। उमेश यादव और आर अश्विन ने लिए 4-4 विकेट। आज भी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 241 अंकों की गिरावट के साथ 60,626 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 241 अंक गिरकर 18,127 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भेजी गई चिट्ठी के बाद से देश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है और यात्रा को रोकने की कोशिश बता रही है। और आज राहुल गांधी ने भी इस चिट्ठी पर सरकार को घेर लिया है। आखिर क्या है मामला और क्या बोले राहुल, देखिए रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा की रफ्तार से बीजेपी डर गई है, बौखला गई है और यही वजह है कि यात्रा को रोकने की कोशिशों में लग गई है। ये आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जैसे जैसे यात्रा दिल्ली के नजदीक आ रही है वैसे वैसे बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है। राहुल की यात्रा को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें चिट्ठी लिखी है, जिसमें यात्रा को स्थगित करने को कहा गया है। वजह बताई है दुनिया में तेजी से बढ़ता कोरोना। अब मंत्रालय की इस चिट्ठी पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है और पूरे मामले पर राजनीति गर्मा गई है। और अब राहुल गांधी ने भी मांडविया की चिट्ठी पर हमला किया है। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई है। राहुल गांधी के साथ ही पूरी कांग्रेस इसे यात्रा को रोकने की साजिश करार दे रही है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, जुलाई, सितंबर और नवंबर में गुजरात और ओडिशा में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के 4 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री ने कल राहुल गांधी को एक पत्र लिखा। पीएम आज स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन बाद दिल्ली में प्रवेश करेगी। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। यानी कांग्रेस का कहना है कि ये सब सरकार जानबूझकर कर रही है। अब कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन यात्रा के दिल्ली आने से पहले ही कोरोना की खबरों का तूल पकड़ना सवाल तो खड़े करता है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार ने यात्रा रद्द कराने के लिए नया आइडिया निकाला है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। आज सिर्फ राहुल ने ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष ने भी मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया और सरकार को दलित विरोधी बता दिया। तो खड़गे ने क्यों मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, आइए देखते हैं। मोदी सरकार दावा करती है कि उसकी सरकार में सबका विकास हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, सभी को रोजगार दिया जा रहा है। हालांकि विपक्ष सरकार के सभी दावों की पोल खोलता है और झूठा करार देता है। उसी कड़ी में अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मोदी सरकार पर आदिवासी और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। साथ ही कुछ आंकड़ों को पेश करते हुए सरकार से सवाल किया है। खड़गे ने ट्वीट किया, पिछले 8 सालों में आपकी सरकार ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को केंद्र में उनके आरक्षित पदों पर अब तक जगह क्यों नहीं दी?
क्यों लाखों पद खाली पड़े हैं? ये सबका साथ नहीं, सबसे विश्वासघात है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस ट्वीट के साथ ही एक सूची भी जारी की है जिसमें आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक आरक्षित पद खाली पड़े हैं, जो इस बात का संकेत है कि सरकार पिछड़े वर्ग को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। इससे पहले ही कांग्रेस की तरफ से कई बार बीजेपी पर भेदभाव का आरोप लगाया गया है, लेकिन बीजेपी हर बार इन आरोपों को खारिज करती है। ऐसे में इस बार कांग्रेस अध्यक्ष ने आंकड़ों की सूची जारी की है। इससे पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते रोजाना 115 दिहाड़ी मजदूर और 63 गृहिणियां अपनी जान लेने को मजबूर हैं। भाजपा देश की कसूरवार है और अब खड़गे ने एक बार फिर सरकार की पोल खोल दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार से सवाल किया कि आरक्षित पद क्यों खाली पड़े हुए हैं। अपने ट्वीट के साथ खड़गे ने एक रिपोर्ट भी साझा की है जिसमें आंकड़े दिए गए हैं। वैसे आंकड़े तो कोरोना के बढ़ने की आशंका है। पड़ोसी देश चीन में कोरोना विस्फोट से सरकार अभी से एक्शन में आ गई है और इसलिए सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। भारत में कोरोना महामारी इस समय काबू में है। मरीजों की संख्या तेजी से घट रही है। रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या 150 के करीब बनी हुई है। जो लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं वो भी तेजी से ठीक हो रहे हैं, लेकिन दुनिया में इसके मरीज तेजी से बढ़ने लगे हैं। WHO ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि महामारी अभी गई नहीं है, इसलिए एहतियात बरती जाए। चीन से आने वाली खबरें हैरान परेशान कर रही हैं। वैसे चीन का रिकॉर्ड सूचनाएं दबाने का रहा है, इसलिए सच्चाई क्या है वो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान कर रही हैं। इस बार चीन ने सख्त लॉकडाउन भी नहीं लगाया है। दूसरी तरफ भारत में इसे लेकर चिंता दिखाई देने लगी है। संसद में भी ये मुद्दा उठा। सरकार से सवाल किया गया कि जब चीन में स्थिति बिगड़ चुकी है तो वहां से आने वाले लोगों पर रोक को लेकर क्या फैसला हुआ है। इसके जवाब में मोदी सरकार ने बताया कि चीन से भारत के लिए कोई सीधी उड़ान सेवा नहीं है, लेकिन भारत के दूसरे देश जाने वाले और वहां से आने वाले कई विमान चीन में जरूर स्टॉपेज लेते हैं। अब तक इन कनेक्टिविटी फ्लाइट्स को रोकने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। वहां के नागरिक भी भारत आ रहे हैं, उनको लेकर अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि इस पर आखिरी फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय लेगा। वो फ्लाइट्स रोकने को लेकर जो भी सलाह देगा तो इस पर अमल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया जा सकता है। अभी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। करीब 2% लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। दूसरी तरफ महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। अब जल्दी ही सरकार की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। आज पूरा दिन बैठकों का दौर चला। पीएम मोदी ने भी बैठक की। सरकार की तैयारियां बता रही हैं कि वो इस बार कोई चूक नहीं करेगी जिससे विपक्ष को मुद्दा मिल जाए, लेकिन सरकार कितनी भी कोशिश कर ले वो विपक्ष को मुद्दा दे ही देती है, जैसे केंद्रीय मंत्री ने दे दिया। पीयूष गोयल अपने एक बयान के चलते बुरी तरह घिर गए हैं। देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी अक्सर संसद में विपक्ष के नेताओं के किसी भी बयान को तिल का ताड़ बना देती है और माफी मांगने की जिद पर अड़ जाती है, लेकिन इस बार विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उनके बिहार पर दिए बयान पर घेर लिया। मामले की तूल पकड़ते ही पीयूष गोयल ने अपने बयान को वापस ले लिया है, लेकिन फिलहाल ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस बयान को बिहार के अपमान से जोड़ दिया है और पीयूष गोयल से माफी की मांग कर डाली है। वैसे सदन में आज गोयल ने अपने दिए बयान को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य या उसके लोगों का अपमान करने का उनका कोई इरादा नहीं था। मंगलवार को पीयूष गोयल ने राज्यसभा में आरजेडी नेता मनोज झा के लिए कहा था कि अगर इनका बस चले तो ये एक दिन पूरे देश को बिहार बना देंगे। मनोज झा संसद में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि सरकार को गरीब और कॉरपोरेट हाउसेस को समान महत्व देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीयूष गोयल के बयान का विरोध किया। इसके बाद आज मनोज झा ने राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कहा था कि पीयूष गोयल ने बिहार के लोगों का अपमान किया है और उनको माफी मांगनी चाहिए। अब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और सदन के नेता पीयूष गोयल ने अपना बयान वापस ले लिया है। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार और बिहार के लोगों का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर इससे किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं उस बयान को तुरंत वापस लेता हूं। ये किसी दुर्भावना से बिल्कुल भी नहीं कहा गया था। लेकिन विपक्ष अब भी पीयूष से माफी की मांग कर रहा है। अब देखना होगा कि पीयूष गोयल इस पर माफी मांगते हैं या नहीं, लेकिन अपने बयान को लेकर पीयूष गोयल बैकफुट पर जरूर आ गए हैं। विपक्ष के विरोध के चलते पीयूष गोयल को अपना बयान वापस लेना पड़ा, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होते नहीं दिख रही हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान गोयल के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। वैसे आलाकमान की नजर इस समय अध्यक्ष पद में बदलाव करने पर है और दावा किया जा रहा है कि जेपी नड्डा के हाथ से अध्यक्ष पद की कुर्सी जा सकती है। तो किसे मिल सकता है ये पद, जानेंगे रिपोर्ट में।
बीजेपी में जब भी कोई मुश्किल आती है तो पार्टी गुजरात की ओर देखने लगती है। 10 साल तक सत्ता से बाहर रही तो 2014 के चुनाव के लिए गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बना दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय मोदी देश के पीएम थे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गुजरात से आने वाले अमित शाह थे, जो अभी मोदी सरकार में गृह मंत्री हैं। अब बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है, लेकिन चुनाव से पहले एक बार फिर गुजरात की ओर देख रही है। हिमाचल प्रदेश की हार से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। उनके कार्यकाल का विस्तार सवालों में आ चुका है। एक तरफ नड्डा की रणनीति हिमाचल में फेल हो गई है तो दूसरी तरफ गुजरात में मिली बीजेपी को बम्पर जीत ने सीआर पाटिल का कद पार्टी में बढ़ा दिया है। सीआर पाटिल इस समय गुजरात बीजेपी अध्यक्ष हैं और दावा किया जा रहा है कि उन्हें नड्डा की जगह बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जेपी नड्डा को अध्यक्ष पद से हटाए जाने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पाटिल के नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है। गुजरात चुनाव परिणाम ने पाटिल को परफॉर्मेंस और डिलीवरी देने वाले नए नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर बीजेपी ने शीर्ष स्तर पर विचार भी शुरू हो गया है। मौजूदा अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब पाटिल को उनकी जगह बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दोनों राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजों से ठीक पहले तक ये चर्चा आम थी कि अगर चुनाव बीजेपी के अनुरूप आए तो नड्डा को बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा कार्यकाल मिल सकता है, क्योंकि 1.5 साल के भीतर ही लोकसभा चुनाव भी होने हैं। लेकिन अब हिमाचल में हार ने कहानी को बदल दिया है। अब नड्डा की कुर्सी जाती दिख रही है। हिमाचल में मिली हार से नड्डा की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और गुजरात की जीत पाटिल के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन वहीं गुजरात से सामने आए एक वीडियो ने मोदी सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है और अब उस वीडियो को लेकर जिग्नेश मेवानी ने सरकार को घेर लिया है। तो आखिर क्या है मामला, आइए देखते हैं। देश में दलितों पर अत्याचार के मामले कम होते नहीं दिख रहे हैं। पीएम मोदी अक्सर दलितों के विकास की बात करते नजर आ जाते हैं, लेकिन हकीकत इसके परे है। आज वडगांव से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें एक दलित युवक को कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। इस वीडियो को जिग्नेश ने गुजरात के डीजीपी को टैग करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, उन्नाव मामले के वक्त मोदी जी ने कहा था, मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को नहीं। लेकिन प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं ना घटे। नतीजा कल वडोदरा जिले में दलित युवक के साथ सरेआम हुई ये घटना सरकार के दावे पर सवाल उठा रही है। गुजरात कांग्रेस में इस वक्त जिग्नेश मेवानी का कद काफी बढ़ गया है। अब विपक्ष की भूमिका में जिग्नेश को बड़ा रोल अदा करना है। आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर कांग्रेस के लिए गुजरात में जिग्नेश को ही जमीन तैयार करनी होगी और इसके लिए जिग्नेश ने अपनी कमर कस ली है। शायद यही वजह है कि उन्होंने आज दलित युवक की पिटाई का वीडियो शेयर कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है। जिग्नेश अक्सर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। गुजरात की बीजेपी सरकार और जिग्नेश के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शिकस्त जरूर हुई है, लेकिन जिग्नेश के हौसलों में कोई कमी नहीं है। उन्होंने बीजेपी को बता दिया है कि वो पूरे गुजरात में कांग्रेस की लड़ाई जारी रखेंगे और जनता का भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी भारत चीन कमांडर स्तर की बैठक की। तवांग का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद में तो विपक्ष ने इसे लेकर मोदी सरकार को घेर रखा है। इस बीच एलएसी पर शांति बनाए रखने की कोशिश भी हो रही है। भारत और चीन दोनों ही ओर से प्रयास हो रहे हैं कि जो घटना 9 दिसंबर को हुई वैसा फिर ना हो। 9 दिसंबर की रात अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के जवानों में टकराव हुआ था, जिसकी गूंज अभी भी दिल्ली तक सुनाई दे रही है। उसके बाद से ही एलएसी पर तनाव बना हुआ है। इसका असर लद्दाख में भी दिख रहा है। लद्दाख की गलवान वैली में साल भर पहले इससे भी बड़ा टकराव देखने को मिला था। फिर ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर यहां दोनों ही देशों के बीच कमांडर स्तर की बैठक हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि चुशुल मोल्टो में भारत चीन कोर कमांडर स्तर की ये 17वीं बैठक हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में 17 जुलाई को हुई पिछली बैठक में हुए फैसलों की समीक्षा की गई। वेस्टर्न सेक्टर में बनी सहमति को लेकर भी बात हुई। दोनों पक्ष राजनयिक चैनलों के जरिए बातचीत पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर भी सहमत हैं। विवाद के जो भी मुद्दे हैं उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है। तवांग मामले को लेकर सरकार ने चीन के जवानों को जिम्मेदार माना है, जबकि चीन इसे लेकर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं दिख रहा है। इस मामले को लेकर संसद में विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। विपक्षी दल तवांग मामले पर
संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा कि देश अपने जवानों के साथ खड़ा है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का संसद में चर्चा कराने से इनकार करना लोकतंत्र का अपमान है। इसे पूरे प्रकरण में सरकार की चुप्पी गंभीर चिंता का विषय है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।